पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ पांडु चेक पोस्ट पे। ये एक तारीखी जगह है और पिछले 73 साल से अफवाज पाकिस्तान इस चेक पोस्ट पे बैठे हैं आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ से कुछ ही फासले पे अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय अफवाज हैं जो इस चेक पोस्ट को भी निशाना बनाते हैं। इसकी तारीख इंतहाई अहम है। आज यहाँ पे बलोच रेजिमेंट मौजूद है और इसकी जब हम तारीख देखते हैं तो पांडु का जो इलाका है 31 मई 1948 को भारतीय 77 पैरा ब्रिगेड ने इस इलाके के ऊपर कब्जा किया हुआ था। जब भारतीय अफवाज 77 पैरा ब्रिगेड यहाँ पे बैठी थी तो अफवाज पाकिस्तान ने यह प्लान किया कि ये इलाके पे हमें कैप्चर करना, और ये स्ट्रेटेजिकली एक इंतहाई अहम पोजीशन है। जिस हाइट पे हम लोग बैठे हैं इसे .9178 कहा जाता है, यानी सतह समुंदर से 9178 फीट अबव द सी लेवल, इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों की चोटियों पे अफवाज पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है। और 1948 में जब इंडियन 77 पैरा ब्रिगेड इस जगह पे मौजूद थी और पाकिस्तानी अफवाज ने यहाँ पे ऑफेंसिव लॉन्च किया तो इस ऊंचाई पे आना बजाते खुद एक चैलेंज था। आज तो छोटी मोटी सड़कें, कुछ रास्ते वगैरह बने हुए हैं। उस दौर में 101 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर अकबर खान ने ये ऑपरेशन प्लान किया और इसके बाद उन 11 बलोच उसके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शेर बहादुर को ये टास्क दिया गया कि आपने ये वाली पीक्स जो है, ये पांडु पॉइंट जो है फीचर, इसको कैप्चर करना है। साउथ वेस्ट से ये अटैक प्लान हुआ, लॉन्च हुआ और इसमें घुमसान की एक जंग हुई। 19 जुलाई से 24 जुलाई के दौरान 6 दिन के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने ये पीक्स कैप्चर कर ली और इसके दौरान जो भारतीय अफवाज थे उनके काफी हैवी नुकसानात भी हुए, भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। जो 2 बिहार रेजिमेंट है उसके 9 अफसरान और 298 सिपाही हलाक हुए इस जंग में। और उसके बाद से 24 जुलाई 1948 के बाद से ये इलाका पाकिस्तान के पास है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। .6873 कहा जाता है कि झेलम वैली के डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये पॉइंट पाकिस्तान के पास है। .9178 जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड की डिफेंस के लिए, उसको ओवरसी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 से आज तक तकरीबन 73 साल इसका दिफा करते हुए अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं। हमारे बहुत से बहादुर जवान और अफसरान, उन्होंने जान का नजराना भी पेश किया है और ये मेमोरियल उन्हीं की याद में बना हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो 35 बलोच रेजिमेंट के 13 अफसरान जवान शहीद हुए मुख्तलिफ अदवार में इन चेक पोस्ट का दिफा करते हुए। और इस पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो इंतहाई अहम है कि 35 बलोच रेजिमेंट के मुजाहिदीन जिन्होंने अपना आज सरजमीन पाक के कल के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी शहादत हमारे लिए तमन्ना बन गई और इनकी कुर्बानी हमारा अज़्म इस अर्ज़ खुदादाद ने जब भी पुकारा सर हथेली पे लिए चले आएंगे। और ये दास्तान सिर्फ 35 बलोच रेजिमेंट की नहीं है। 17 FF 2005 का जब जल्जला आया तो 45 जवान इस इलाके में, 45 जवान और अफसरान शहीद हुए इसी जगह पे जब जल्जला आया। किस वजह से? कि इसका दिफा करना था। इस जगह पे अपने घर को, अपने खानदानों को, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों, रिश्तेदारों को छोड़ के सरजमीन पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। और ये कुर्बानियों की जो दास्तान है, 11 NLI बटालियन, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन, उसके शौहदा ने भी अपने खून से रकम की, अपना आज पाकिस्तान के कल के लिए कुर्बान किया। कहने को ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये कुर्बानियों की दास्तान आज भी जारी है। अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजारते हैं, दूर दराज वीरानों पे, पहाड़ों की चोटियों पे। हम में से बहुत से लोगों ने घरों में बैठ के ईद मनाई। हमारे ये जवान, हमारे ये अफसरान अपने खानदानों से दूर, उन्होंने तो ईद भी इन पहाड़ों पे मनाई, ईद की नमाज यहाँ अदा की, कुर्बानी यहाँ की। वो क्या मनाजिर हैं, अपने खानदानों से दूर इस ईद किस तरह से मनाई, वो आपको दिखाते हैं। और फिर इन एक्चुअल चेक पोस्ट पे आपको लेके चलते हैं कि वहां पे हमारे जवान किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा किस तरह से किया जा रहा है।
कच्चा रास्ता भी नहीं होगा। बिल्कुल कोई रास्ते नहीं थे और ये वो जांबाज थे जो कि इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पर आए और इन्होंने दुश्मन को यहाँ से निकाला। और पहाड़ी पे जब चढ़ के आए, एक तो अपना वेपन भी आप कैरी कर रहे होते हैं, कंप्लीट इक्विपमेंट, राशन इक्विपमेंट, तो कितना वेट होता है जब आप ये पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं? एक सोल्जर ऑफिसर कितना वेट कैरी करके ला रहा होता है अंदाजन? ये अराउंड 30 kgs ऑफ वेट जो होता है वो एक सोल्जर कैरी करके लेके आता है ऊपर और कैरी करके इसमें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आजकल के दिनों में भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आप रिवर लाइन से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं जैसे कि उन्होंने वो चढ़े थे। और इसके लिए तो एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए होती है। इस्लामाबाद में अक्सर लोग वेट और हेल्दी रहने के लिए ट्रेल 3, ट्रेल 5 पे जा रहे होते हैं और 3 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से चढ़ पाते हैं। और इन इलाकों में 30 kg वेट लेके चलना, वेपन्स उठाना, राशन कैरी करके इन हाइट्स पे पहुंचना, और साथ एनिमी 1948 को अगर आप इमेजिन करें कि इस हाइट्स पे बैठा हो, उसे डिसलोकेट करना और यहाँ पे अपनी पोजीशंस कायम करना, ये वो तारीखी बाब है पाकिस्तान का जो हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है और आज भी 73 साल बाद याद किया जाता है। नॉर्मली टेम्परेचर कितना रहता है, वेदर कैसा है यहाँ पे? ये अभी भी आप देख रहे हैं कि आज 1 अगस्त है और यहाँ पे इतना अच्छी खासी हार्श वेदर होती है, सर्दी होती है, फॉग होती है। सर्दियों में यहाँ पे 8 to 10 फीट ऑफ स्नो पड़ जाती है और अभी भी आप कुछ जब विजिबिलिटी क्लियर होगी तो आप देखेंगे कुछ आपको यहाँ पे हमारे साथ एडजेसेंट माउंटेन टॉप्स हैं, उनके ऊपर आप बर्फ पड़ी हुई नजर आएगी। और सर्दियों में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 8 से 10 फुट? जी बिल्कुल, नवंबर से लेके मई तक बर्फ रहती है। ये अभी हम शोधाए पांडु के कब्रिस्तान पे पहुंच चुके हैं। ये 1948 में पांडु इस पीक को कैप्चर करने के लिए जो लोग शहीद हुए, ये उनका कब्रिस्तान? जी बिल्कुल, ये उनका कब्रिस्तान है। नाज़रीन, खुशी के मौके पे अपने प्यारों को याद किया जाता है और इस खुशी के मौके पे हम अपने पांडु पीक पे जो जवान हमारे शहीद हुए उनके लिए दुआ करने आज यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर इसको देखा जाए, शोहदाए पांडु 1948, 11th बटालियन द बलोच रेजिमेंट पांडु, ये वो शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, इस धरती के लिए लहू दिया और पांडु आज 73 साल बाद भी पाकिस्तान के पास है। ये शोहदाए पांडु की यादगार है और इस पे जिस सूरह अल बकरा की आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है वो इंतहाई अहम है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुमको शऊर नहीं। जब कुरान पाक ये कहता है तुमको शऊर नहीं, तो जो लोग शहीद हुए, वतन की राह में शहीद हुए, वो ताहयात जिंदा रहते हैं। आज 73 साल बाद भी हम इस यादगार पे आए हैं इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने कि हमारे मुल्क की तारीख में जो इन्होंने सुनहरी बाब लिखा है, एक बहादुरी का, वेलर एंड ब्रेवरी, वो ताहयात कायम रहेगा, याद रखा जाएगा। और जो लोग हम में से चले जाते हैं, वतन के लिए कुर्बान होते हैं, हम लोग घरों में बैठे होते हैं, बड़े आराम से ज़िंदगियां गुजार रहे होते हैं, शायद एहसास भी नहीं होता कि जिन लोगों के प्यारे चले जाते हैं, जवान बेटा चला जाता है, जो माँ कुर्बान करती है, उस माँ की ईद कैसे गुजरती होगी, उन लोगों की ईद कैसे गुजरती होगी। लेकिन ये वो जज्बा है जिसके तहत अपने जवान बेटे वतन में अफवाज पाकिस्तान में भेजते हैं। कोई समुद्रों में पाकिस्तान नेवी में बैठ के पाकिस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत करता है, कोई पाक फजाइया में बैठ के हमारी हवाई फजाओं की हिफाजत करता है और कोई बैठ के पाकिस्तान के इंच इंच का दिफा कर रहा होता है। ये वो जज्बा है जो पाकिस्तान की माओं का है और इसके बहादुर बेटे
वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करके हर बार साबित करते हैं। ऑफिसर्स भी अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा थे और जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो जनरल ग्रेसी ने ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को उनको विड्रॉ कर दिया और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल शेर बहादुर उन्होंने 11 में तशरीफ मान कर अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और मैं आपको अपनी पोस्ट की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आज के दिन आप हमारे साथ अगले महाज पे ईद मनाने आए हैं। हम पूरी कौम की तरफ से आपके लिए ईद की मुबारकबाद और दुआएं लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ अभी भी फायर आता है एनिमी साइड से? जी, यहाँ पे फायर आता है। अक्सर एनिमी की इश्तियाल अंगेजी होती है, लेकिन हम हरदम तैयार रहते हैं और एनिमी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। 24 जुलाई 1948 के बाद से यही वाली चेक पोस्ट और ये सारा इलाका तब से अफवाज पाकिस्तान यहाँ पे बैठी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों की कुर्बानी की वजह से ये जो पोस्ट है, ये एरिया हमारे पास है और इसकी वजह से हम दुश्मन को हर लिहाज से डोमिनेट करते हैं। दुश्मन को जब डोमिनेट करने की बात आती है तो इस पॉइंट से किस जगह पे आपने नज़र रखी होती है, स्ट्रेटेजी ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड नज़र आती है, कोई मूवमेंट अगर उस रोड पे हो वो भी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं? जी, ये एक विंटेज पॉइंट है। ऊंचाई पे होने की बदौलत यहाँ पे हमें हर तरफ जो है दुश्मन की नकलो हरकत नज़र आती है। रोड श्रीनगर मुजफ्फराबाद हो उसके ऊपर भी उनकी नकलो हरकत नज़र आती है और अगर दुश्मन खुद भी चल रहा हो तो यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। यहाँ आपकी मुलाकात हम अपने जवानों से करवाएंगे और फ़ौज की ये रवायत है, जब भी ईद का मौका होता है तो जितने कमांडर्स होते हैं वो अगले महाज पे जाके अपने जवानों से ईद मिलते हैं। छोटी ईद पे तो आर्मी चीफ भी इन्हीं महाजों पे, कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी ईद यहीं पे गुजारी थी। इस दफ़ा भी ईद जवानों के साथ ही गुजार रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा भी वो ईद जवानों के साथ गुजार रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने कमांडर्स होते हैं हर लेवल पे वो आगे जाते हैं, अपने जवानों के साथ ईद मनाते हैं। ईद के इस खूबसूरत मौके पर पाक फौज के नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पैगाम। आपकी फॉरवर्ड पोस्ट पे हम पहुंच गए हैं। जी, ये हमारी फॉरवर्ड पोस्ट है। यहाँ से दुश्मन को हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे जवान तैनात हैं, दुश्मन पे नज़र रखी जाती है और अगर दुश्मन कोई भी ऐसी हरकत करता है जो काबिल कबूल नहीं है तो यहाँ से भरपूर जवाब दिया जाता है। पूरी कौम की तरफ से हम आपके लिए ईद की मुबारकबाद लेके आए हैं। ईद आप लोग अपने घर वालों से दूर गुजार रहे हैं, लेकिन कौम की पूरी दुआएं, नेक तमन्नाएं सब आपके साथ हैं। सर, हम भी आपको अपनी और अपनी पोस्ट की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक देते हैं। खैर मुबारक। आसान बस। यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है? अभी तो फिलहाल ये विजिबिलिटी है। अगर आप अपने बिल्कुल सामने देखें तो एक आपको रिज लाइन नज़र आ रही है और उस रिज लाइन के ऊपर आपको जंगल के बीच में कुछ तामीरात नज़र आ रही होंगी। ये जो तामीरात है ये दुश्मन की पोस्ट है और इसके इस तरफ, जंगल के इस तरफ हमारी पोस्टें हैं। और अगर आप दूर देखें तो वादी में आपको कुछ आबादी नज़र आ रही होगी। वो जो आबादी है वो उड़ी शहर है
और अगर उसी के फुट हिल्स में आप देखें तो आपको एक वाटर रिजर्वायर भी नजर आ रहा होगा वादी में। जी, ये जो है वो उड़ी डैम है। ये सीज फायर लाइन जो है वो यहाँ से कैसे डिमार्केट होगी या पता लगेगा कि ये सीज फायर लाइन है? अभी ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारी पोस्ट है। आपको मैंने दुश्मन की पोस्ट बताई, वो जो सामने रिज नजर आ रही है बिल्कुल, उस पे दुश्मन की पोस्ट है। ये बीच में एक नाला गुजर रहा है, ये जो नाला है ये एलओसी है। ये एलओसी आगे जाके मिलती है दरियाए जेहलम में। अगर आप वो रोड देखें तो उसके साथ साथ दरियाए जेहलम गुजरा है जो कि यहाँ से नजर नहीं आ रहा। तो यही जो है हमारी एलओसी है। और नाज़रीन, सीज फायर लाइन जो इसको कहा जाता है, ये 31 दिसंबर 1948 को भारत जब भागा भागा अक़वाम मुत्तहिदा के पास गया तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि जहाँ जहाँ दोनों ममालिक की फोर्सेस हैं वहीं पे रुक जाएं और इसको सीज फायर लाइन का नाम दे दिया गया। और फिर शिमला मुआहदे के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। लेकिन 5 अगस्त की जो भारतीय अफवाज की कार्रवाई है, भारतीय हुकूमत की कार्रवाई है, उसके बाद अब ये एक बड़ा सवाल इंटरनेशनली भी पैदा हो गया है कि क्या शिमला एग्रीमेंट की वायलेशन हुई, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी एग्जिस्ट करती है या कि अब ये एक सीज फायर लाइन है। और इस सीज फायर लाइन के अक्रॉस भारतीय ऑक्युपाइंग फोर्सेस एक इलीगल ऑक्यूपेशन करके जो मुसलमान हैं मकबूजा कश्मीर में उन्हें महसूर रखा हुआ है। और आज लाखों मुसलमान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के तसल्लुत के नीचे महसूर होकर अपने घरों में ईद मना रहे हैं। तकरीबन 1 साल से कर्फ्यू नाफिज है, महसूर हैं। और वहाँ पे जो हालात हैं यहाँ से बैठ के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जो मजालिम वहाँ पे ढाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ पे पहले गन्स का इस्तेमाल किया गया है, कर्फ्यू में जो लोगों को निशाना बनाया गया है, खवातीन के साथ ज्यादती हुई है, बच्चों को घरों से उठा के तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, आज भी हमारे कश्मीरी भाई वहाँ बैठ के हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम इस पे क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जितने भी इकदाम लिए और आइंदा भी लेने का इरादा है, उसमें एक जो मैसेज दिया जा रहा है, जो कश्मीर हाईवे था, इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे, उसका नाम अब श्रीनगर रोड रखा जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये पैगाम देना कि वायलेशन अगर मुआहदों की भारत ने की है तो श्रीनगर तक जो रोड है वहां तक हम पहुंचेंगे। और हमारा अज़म भी है, आज भी हमारा पूरा इरादा भी है कि हम भारतीय जो तसल्लुत कायम किया हुआ है, भारतीय ऑक्युपाइंग फोर्सेस है, उससे अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करवाएंगे। कल मुश्फा साहब, पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन गिराया है इंडियन फोर्सेस का, वो इसी जगह गिराया था? जी बिल्कुल, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10वां क्वाडकॉप्टर था जो इस साल पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया का यहाँ पे गिराया। और जो 10वां क्वाडकॉप्टर था वो हमारा ही हवलदार इमरान और सिपाही अकील, उन्होंने जैसे ही इंट्रूजन डिटेक्ट की और उन्होंने उस क्वाडकॉप्टर को इंगेज किया और गिराया। ये ड्रोन आप लोगों ने गिराया है हवलदार अकील के साथ? मैंने गिराया और साथ मेरे सिपाही अकील था। सिपाही अकील और आप दोनों ने। तो ये नजर कैसे आया, किस वक्त आया था ये ड्रोन? सर जी 25 जुलाई को एलओसी की खिलाफ वर्जी करते हुए दुश्मन ने अपना क्वाडकॉप्टर उड़ाया। दुश्मन का क्वाडकॉप्टर जो ही हमारी फ़ज़ाई हदूद और हमारे वेपन के रेंज में पहुंचा तो हमने और सिपाही अकील ने उसको मार गिराया और अपनी तहवील में लेके अपने बाला कमांडर के हवाले कर दिया। सिपाही अकील, जब आपने क्वाडकॉप्टर गिराया, ड्रोन गिराया, तो क्या जज्बात थे आपके? सर जज्बात लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमारे उधर जज्बात जो होते हैं वो देखने के होते हैं। जिस टाइम उनका फायर आता है तो उस टाइम हमारे जज्बात और ही बुलंद हो जाते हैं। फायर आता है? जी सर बिल्कुल फायर आता रहता है इस जगह पे? जी सर बिल्कुल फायर आता रहता है और उसका हम भरपूर जवाब देते हैं सर। अकबर पोस्ट पे। जी हाँ, ये वही अकबर पोस्ट है जो ब्रिगेडियर अकबर खान के नाम पे रखी गई, जिन्होंने 1948 में पांडु का ये ऑपरेशन प्लान किया था। 101 इन्फेंट्री ब्रिगेड, उसको वो कमांड कर रहे थे। और ये अकबर पोस्ट है, पांडु फीचर पे 9100
78 फीट की बुलंदी पे, और इसे 9178 फीचर भी कहा जाता है। और अक्सर आप नाज़रीन जब खबरें देखते हैं कि भारत की फायरिंग की वजह से, सीज फायर लाइन की वायलेशंस की वजह से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, तो बिल्कुल जिस अकबर चेक पोस्ट पे मैं खड़ा हूँ, इसके सामने एक नलई गांव है, तकरीबन 70 के करीब यहाँ पे हमें घर नज़र आ रहे हैं, और उसके आगे बिल्कुल आप जब देखते हैं तो एक जंगल आपको नज़र आ रहा है। ये फॉरेस्ट 1 इंडिया के पास है और ये इंडिया का इलाका है। और इसके आगे जो इस चेक पोस्ट की हम अहमियत देखते हैं तो हमें बाकायदा तौर पे श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड भी नज़र आ रही है, और ये इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है कि अगर वहाँ पे कोई भी मूवमेंट होगी तो आपको इस चेक पोस्ट से वो नज़र आती है। और कुछ ही फासले पे दूर आपको उड़ी डैम भी यहाँ से बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो फीचर है। और जब जो मसला है कश्मीर का, वो इस जगह से आप बड़े वाज़े तौर पे समझ सकते हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अकबर पोस्ट पे, ये करीबी पहाड़ियाँ आपको पाकिस्तान के पास है, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, और उसके दूसरी तरफ जो आपको आबादी नज़र आ रही है वो भारत के पास है। और बीच में आपको ये जो नाला नज़र आ रहा है जाता हुआ खलनई नाला, इसको सीज फायर लाइन कहा जाता है, जिसके उस तरफ कुछ भारत की पोस्ट है और इस नाले के इस साइड पे पाकिस्तान की, और ये वो डिवाइडिंग लाइन है जिसको सीज फायर लाइन कहा जाता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल शिमला एग्रीमेंट के बाद इसका नाम दिया गया। भारत के जो इलीगल एक्शंस हुए 5 अगस्त के बाद, जब हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड को देखते हैं तो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाईवे है, कश्मीर हाईवे, मरी एक्सप्रेसवे, वहाँ से लेके इस सारे रास्ते का नाम, उन तमाम सड़कों का नाम, 125 किलोमीटर की सड़क का नाम श्रीनगर रोड रख दिया गया है। अब जब हम इस सारे इलाके को देखते हैं और सिर्फ एक डिवाइडिंग लाइन है, इसकी वजह क्या है? जब पाकिस्तान डिक्लेरेशन को नाज़रीन हम देखते हैं तो उसमें यह बाकायदा तौर पे फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होंगे, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत होगी, वो पाकिस्तान बनेगा। 1947 में पार्टीशन हुई, और पार्टीशन के बाद जो भारत के इस हवाले से अज़ाइम थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने जिस तरह से पार्टीशन की और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की, आर्म्स, एमिनिशन, वो सारी चीज़ें, वही ज़्यादती जो लेगेसी ब्रिटिश एम्पायर ने छोड़ी, जो कॉन्फ्लिक्ट आज तक 73 सालों से चलता आ रहा है, वो उस पार्टीशन की वजह से था कि जो इलाके पाकिस्तान को मिलने थे वो पाकिस्तान को नहीं मिले, और डिवाइडेड कश्मीर जो है, जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे, उनको इंडिया के हवाले कर दिया गया। ना सिर्फ ये 26 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह ने जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है इंडिया के साथ एक्सेशन कर लिया और इंडियन अफवाज को वहाँ पे बुला लिया। जो पाकिस्तान के गयूर हमारे कबायली भाई हैं वो यहाँ पे आए और लश्कर की सूरत में यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे इलाके पाकिस्तान के लिए आज़ाद करवाया, मुसलमानों को आज़ाद करवाया। जो महाराजा हरी सिंह था, और जाते श्रीनगर तक तकरीबन पहुँच रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हुए कि श्रीनगर तक ना पहुँच सके। जनरल ग्रेसी उस वक्त आर्मी की कमांड कर रहे थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े वाज़ेह अहकाम थे, और जो एक लड़ाई का सिलसिला अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ, उसमें जैसे हम अकबर पोस्ट पे खड़े हैं, पांडू फीचर है, इस तरह की बहुत सारे इलाके पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने, कबाइलियों ने, वो सारे इलाके जो आज आज़ाद कश्मीर कहलाते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और अब तक ये मसला चला आ रहा है। जब हम इस सारे इशू को देखते हैं तो इस हवाले से 2 न्यूक्लियर रियासतें हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, और ये सीज फायर लाइन आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं, जिसपे पाकिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप ब्रिज भी है, जिससे दोनों साइड्स पे लोग आते जाते थे, मिलते थे, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती थी। भारत ने वो भी बंद कर दिया। अब डिवाइडेड फैमिलीज इस साइड पे भी हैं, उस साइड पे भी, और ये दुनिया का वो वाहिद फ्लैश पॉइंट है 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान, पाकिस्तान और भारत, जहां पे किसी वक्त भी कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकता है। और उसकी हमने मिसाल देखी कि फरवरी इसी साल के शुरू में भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम बनाए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने असेंबली के फ्लोर पे बताया कि राजस्थान में ISI ने डिटेक्ट किया कि पाकिस्तान पे वो स्ट्रेटेजिक हमला करने के लिए तैयार थे, और हमारी तैयारी भी इस हवाले से मुकम्मल थी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े वाज़े अल्फाज में बताया था कि अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान उसका वाज़े जवाब देगा, और उस वक्त के DG ISPR ने जो अल्फाज कहे थे वो तारीख में फिर अमर भी हुए कि अगर इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उन्हें सरप्राइज मिलेगा। और फिर हमने देखा कि इसी सीज फायर लाइन की जब वायलेशन हुई इंडियन जहाज़ों ने की, तो इंडियन मिग त्यारा गिराया गया और अभिनंदन को पकड़ा भी गया। ये रीसेंट वाकयात हैं।
सिर्फ एक जहाज नहीं, 2 जहाज, फिर एक इंडियन हेलीकॉप्टर भी गिरा था जो कि इंडियंस की अपनी फायरिंग की वजह से गिरा था। इतनी बौखलाहट थी वहां पे। ये तो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर हम इसी हिस्ट्री को पीछे लेके जाएं तो इसी कश्मीर की वजह से कारगिल का वाकया हमने देखा। कारगिल के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन हुई। 1984 में सियाचिन, जो इसी पूरी बेल्ट का, इसी रीजन का हिस्सा है, वहां पे हमने एस्केलेशन देखी और वो आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड है। और उससे अगर अब पीछे चले जाएं तो 1971 की जंग, उसमें भी कश्मीर का रोल आता है। 1965 और 1965 में हम आज यहाँ पे खड़े हैं पांडु पे। छंब का इलाका जो है वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत से लिया था और आज भी छंब पाकिस्तान के पास मौजूद है। और उससे पीछे जब हम जाएं तो 1948 और उसमें मैं आज अकबर चेक पोस्ट पे खड़ा हूं और ये वो लाइन है, सीज फायर लाइन, जो मसला आज तक, जो बरतानिया ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन में ज्यादतियां की थी पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ, उस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक चला आ रहा है। 5 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान और हो चुके हैं इस मसले की वजह से। कल मुस्तफा साहब, पहला निशाने हैदर भी इसी जगह पे दिया गया था। जी बिल्कुल। कैप्टन सरवर शहीद निशाने हैदर, उन्होंने 27 जुलाई को, जिस वक्त यहाँ पे पांडु ऑपरेशन भी चल रहा था, 24 जुलाई को पांडु कैप्चर हुआ था, उन्होंने वो अटैक किया था। उन्होंने ये सामने एक हमें अक्रॉस द रिवर नज़र आ रहा है तिलपत्रा रिज, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। और 27 जुलाई को वो अभी चंद दिन पहले हमने उनका निशान यौम शहादत मनाया और वो यहाँ पे शहीद हुए थे। नाज़रीन, ये वो शहादतों की दास्तान है जिसकी वजह से ये इलाके आज पाकिस्तान के पास है। क्रॉल ट्रेंच जो है एक जमीन दो बंकर में जाती है। तो क्रॉल ट्रेंच का मकसद ये है कि जब आर्टिलरी या मोटर का फायर आता है तो ये हमें जो है उससे हिफाजत फराहम करती है। और यहाँ पे रेगुलर फायर आता रहता है। जी, यहाँ पे रेगुलर फायर आता है, इसलिए जमीन दोस्त बंकर भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको बहुत बहुत मुबारक सर। आपके घर वाले ईद कहाँ पे मना रहे हैं? मेरे घर वाले सारा ईद घर में ही मना रहे हैं, गांव में सर। उनके लिए कोई पैगाम? सर, उनके लिए दिल की अता की रंग से ईद मुबारक। और उनके लिए पैगाम है कि आपके जो बेटे हैं, आपके जवान हैं, वो इधर सरहदों पर आपके लिए और वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए हाजिर है और मामूर खड़े हैं और बेफिक्र हो कि आप अपनी खुशियों को दुबाला करें। बहुत अच्छी बात की है ज़ुबैर ने। और हमारे जितने ये आज गाजी हैं जो वतन का दिफा कर रहे हैं, खुशियों के मौके पे अपनी खुशियां कुर्बान करके वतन के लिए इन अगले महाजों पे मौजूद हैं, अपने घर वालों को भी ये कह रहे हैं, जो इनका जज्बा है कि वो आप बड़े आराम से अपनी खुशियां मनाएं, हम आपकी खुशियों का दिफा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और हमारे ज़ुबैर जैसे भाई अलर्ट किस वजह से बैठे रहते हैं? सिर्फ अगर हम साल 2020 के पहले 7 महीनों में जुलाई तक की सीज फायर वायलेशंस देखें तो जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक जनवरी में भारत ने, जिसको LOC कहते हैं, उसकी तकरीबन 186 सीज फायर वायलेशंस की, नहीं सिर्फ जनवरी के महीने में 186 दफा फायर वहां से इन पोस्टों की तरफ आया, सिविलियन आबादी की तरफ आया। अगर फरवरी के महीने को देखा जाए तो 231 दफा सीज फायर लाइन की वायलेशंस की, 231 दफा वहां से बम्बार्डमेंट हुई, शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, हमारे इन जवानों को निशाना बनाया गया, हमारी पोस्ट को निशाना बनाया गया। मार्च में भी 231 वाकयात हमारे सामने आए। और जब हम अप्रैल की ये तादाद देखते हैं तो तकरीबन 286 सीज फायर वायलेशंस अप्रैल के महीने में हुई, मई के महीने में 282 सीज फायर वायलेशंस, जून में ये और ज्यादा बढ़ गई, 331 सीज फायर वायलेशंस भारत की तरफ से। और सीज फायर वायलेशन का मतलब क्या है कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, इन चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। और सिर्फ जुलाई के महीना जब खत्म हुआ है तो तकरीबन 180 के करीब सीज फायर वायलेशन। और इससे हुआ क्या, जो हमारी सिविलियन आबादी है उसमें तकरीबन 150 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, जिसमें से कि 14 शहादतें थी, जिसमें 4 मर्द
5 खवातीन और 5 बच्चे शामिल थे और 135 सिविलियंस जख्मी हुए, जिसमें मुख्तलिफ बुलेट इंजरीज उनको लगी। येलो रिबन बट डिफरेंट है आपकी यूनिफॉर्म में, क्यों है? जी ये गोल्डन वुंड स्ट्राइप है और 2004-05 में जब हम साउथ वजीरिस्तान एजेंसी में हमारी यूनिट ऑपरेट कर रही थी, उसमें जंडोला के करीब मेरा जो गाड़ी थी व्हीकल था वो इट वाज हिट। एक आईडी ब्लास्ट था जिसमें गाड़ी हिट हुई थी, जिसमें मैं राइट साइड से मुझे इंजरीज हुई थी और ये एम्पुटेशन हुई थी। तो जो मेजर इंजरीज होती हैं उसको डिपिक्ट करने के लिए ये गोल्डन वुंड स्ट्राइप। ये एम्पुटेशन ये आईडी था या हिट किस तरह से हुई थी गाड़ी? ये एक आईडी ब्लास्ट थी। आज आप जिस जगह पे खड़े हैं पांडू फीचर के ऊपर और सामने इंडियन आर्मी के पास इस तरह का एक्सपीरियंस है, बैटल हार्डन, आप जैसे जवान क्या वहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान आर्मी का एक्सपीरियंस के साथ जो ऑफिसर्स और जवान आ रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी ने पिछले ये 16 साल में बड़ा जर्नी किया है और उसमें इट हैज़ गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ वो फेजेस और चेंजेस, और उसमें पाकिस्तान आर्मी हैज़ इमर्ज्ड एक बहुत बैटल हार्डन्ड आर्मी के तौर पे आई है, उभरी है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें चाहे अददी तौर पे हम उनसे हमारे पास कम हो, लेकिन हम उन पे डोमिनेट करते हैं इस LOC में भी, चाहे उनकी पोस्ट हाइट पर हो लेकिन उनको डोमिनेट हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस है कि हमने एनिमी को किस तरह से इंगेज करना है और उसको किस तरह से वहाँ पे उसको उनको कंट्रोल में करना है। नाज़रीन, 1948 से लेके आज सन 2020 में जब हम बात कर रहे हैं तो ये वो एक्सपीरियंस है, जो जज्बा हमने आपको दिखाया अफसरान का जो एक्सपीरियंस है और बैटल हार्डन पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस है। और फरवरी 2020 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्कर्मिशेस हुई थी उसमें हमने देखा कि अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाक फ़ज़ाइया ने जब अभिनंदन और दूसरे तैयारे आ रहे थे उनको चैलेंज किया और 2 तैयारे मार गिराए, तीसरा हरबराट में उनका MI-17 खुद इंडियन ने मार गिराया। पाकिस्तान नेवी ने जो किरदार अदा किया वो इसलिए कि जो एक बैटल एक्सपीरियंस होता है, अफवाज पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो हमें नज़र आ रही है। और आज पाकिस्तान का दिफा, कश्मीर का दिफा इस पांडू फीचर के ऊपर बैठे हमारे ये जवान कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।